बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 आरोह का पाठ बादल राग, जिनके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मतलब मैं उसका कविता का सारांश बहुत ही अच्छी तरह से समझा दूंगी, ताकि आपको कविता पढ़ने में आसान हो जाएगा। और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी है। और इससे पहले बच्चों, मैं क्लास 12 आरोह और वितान का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। बादल राग। बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। इसमें बादल को क्रांति का प्रतीक माना गया है, अतः बादल राग का आशय है क्रांति का संगीत। कविता का सार इस प्रकार है। वायु रूपी समुद्र में क्रांतिकारी बादलों की सेना छाई हुई है। इससे क्षणिक सुखों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, किंतु दुखी जनों के लिए अनेक संभावनाओं के अंकुर फूटने लगे हैं। बादल रन की नौका के समान गर्जन तर्जन की भेरी बजाते हुए उमड़े चले आ रहे हैं। पृथ्वी की कोख में दबे हुए आशाओं के नए अंकुर इन बादलों की ओर निहार रहे हैं। मतलब दिखाया गया है कि मनुष्य के अंदर इस कविता को पढ़ने के बाद जो है जोश और उमंग बढ़ जाता है, जीवन के प्रति उन्हें लालसा बढ़ जाती है। बादलों की घनघोर गर्जन, मूसलाधार वर्षा और बिजली की कड़क सुनकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धा धाराशायी हो जाते हैं तथा चट्टानें खिसक जाती हैं, परंतु छोटे छोटे पौधे बड़े प्रसन्न होते हैं। वे मानो बादलों को आया देखकर अपनी अपार हरियाली के खिलखिलाते हैं तथा हिलाते हैं, और उन्हें फिर आने के लिए बुलाते हैं। मतलब बार बार आने के लिए बुलाते हैं। क्रांति के इस शोर में छोटों को बहुत आनंद मिलता है। जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, उनको बहुत ही आनंद मिल रहा है। कभी अट्टालिका को आतंक भवन कहा गया है। जो अट्टालिका, जो महल बनाए हुए हैं, जो लोग सुख विलास में जीवन बिता रहे हैं, उसको आतंक भवन कहा गया है। मतलब वो लोग आतंक की तरह रहते हैं, और आतंक भवन उसको कहते हैं। इसमें रहने वाले संपन्न लोग संसार का सारा धन कमाकर उस पर कुंडली मारे बैठे हैं। जिस तरह सांप कुंडली मारकर बैठा रहता है, उसी तरह जो ये लोग धनी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, ये लोग क्या किए हैं, गरीबों का खून चूस कर, कुंडली मारकर, मतलब पूरे धन को कब्जे में कर बैठ गए हैं। इसलिए वे क्रांति की वज्र गर्जन सुनकर भयभीत हैं। अब ये लोग जो हैं, क्रांति का जो यह गीत गाया जा रहा है, यह सुनकर वे लोग डरे डरे हुए हैं। वे अपनी प्रेमिका के अंगों से चिपक कर भी काँप रहे हैं। दूसरी ओर कीचड़ में मानो उत्सव है, लेकिन कीचड़ में जो कमल खिले हुए हैं, जो छोटे-छोटे पेड़-पौधे हैं, उसमें उत्सव मनाया जा रहा है। उसमें से पंकज प्रकट हो रहे हैं। गरीबों के नन्हे सुकुमार बच्चे रोग, शोक और विप्लव से भी में भी हँसते हैं। मतलब ये लोग चाहे इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, गरीब हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही खुश हैं। इस देश के निर्धन किसान बादलों को क्रांति दूत मानकर अपनी ओर बुलाते हैं। जो निर्धन किसान है, वे लोग बादलों को क्रांति दूत मानते हैं और उनको बुला रहे हैं, क्योंकि किसान को तो फसल तैयार करने के लिए बारिश की ज़रूरत होती है। किसान हड्डियों के पिंजर हैं। मतलब वो लोग इतना मेहनती हैं, किसान लोग इतने मेहनत करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उन लोगों का जो हड्डी है, वह एक तरह से हड्डी का ढांचा बन गया है। उसके शरीर में ऐसा लग रहा है कि मांस कहीं है ही नहीं, क्योंकि वो लोग काफ़ी परिश्रम करते हैं। उन्हें कुछ जो है सुख सुविधा भी नहीं मिल पाता है। उन्हें ये बादल अपने जीवन के आधार प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन जब बादल आ रहे हैं, तो इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जीवन में ऐसा कि खुशियाँ आ रही है, वो लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं। तो देखिए बच्चों, बादल राग में यही चीज़ को दर्शाया गया है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो मेहनत कश लोग होते हैं, वो बादल को देखकर कितने खुश होते हैं। और जो लोग धनी हैं, पूंजीपति हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, गरीबों का खून चूसते हैं और कुंडली मारकर, जिस तरह सांप बैठे रहते हैं, उसी तरह वो लोग बैठे हुए हैं। और ये लोग बादल की गरज सुनकर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो इस चीज़ को इस पाठ में बताया गया है। देखिए नीचे प्रश्न उत्तर है एग्जाम के लिए।
पहला प्रश्न है, सुप्त अंकुर किसकी ओर ताक रहा है और क्यों? उत्तर, पृथ्वी की कोख में सोया हुआ अंकुर निरंतर बादलों की ओर ताक रहा है, क्योंकि उसे आशा है कि वर्षा के कारण उसे धरती में से बाहर फूटने का अवसर मिलेगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। प्रतीकार्थ यह है कि निम्न वर्ग के लोग सुख, समृद्धि और विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें आशा है कि क्रांति के बाद उन्हें भी उत्थान का अवसर प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न, छत बिछत हत अचल शरीर के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, कवि निराला पहाड़ों को बुरी तरह घायल दिखाकर कहना चाहते हैं कि क्रांति से धनी और संपन्न लोगों को बहुत चोट पहुंचेगी, उसकी जमीन जायदाद, धन संपत्ति सब हड़ ली जाएगी। जन क्रांति से सर्वाधिक हानि उन्हें होगी। तीसरा प्रश्न, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार का क्या संकेतार्थ है? उत्तर, यहाँ छोटे पौधे दलित शोषित जन के प्रतीक हैं। वे क्रांति रूपी बादल के बरसने की आशा में हंसने लगते हैं। उन्हें अपने विकास का अवसर नज़दीक आता प्रतीत होता है। वे क्रांति से लाभ पाने की आशा रखते हैं। चौथा प्रश्न, जीर्ण बाहु हैं शीर्ण शरीर में किसकी स्थिति का वर्णन हुआ है? उत्तर, इसमें किसानों की जीर्ण शीर्ण दशा का वर्णन हुआ है। वे शरीर से दुबले पतले हैं, उनके तन पर ढंग के वस्त्र भी नहीं हैं। गरीबी ने उनकी बाहु शक्ति को भी चूस लिया है। वे कर्मठ होने की बजाय निकम्मे हो चले हैं। पांचवा प्रश्न, तुझे बुलाता कृषक अधीर का व्यंग्यार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, किसान वर्ग आर्थिक क्रांति का पक्षधर है। जिस प्रकार वह फसलों के उत्पादन के लिए बादलों को वर्षा हेतु आमंत्रित करता है, उसी प्रकार वह क्रांति को भी निमंत्रण देता है, ताकि उथल पुथल होने से उसकी दुर्दशा में सुधार हो। छठा प्रश्न, विप्लवी बादल की युद्ध नौका की क्या क्या विशेषताएं हैं? उत्तर, विप्लवी बादल की युद्ध नौका अस्थिर सुख पर दुख की छाया बनकर सदा मंडराती रहती हैं। वह पीड़ित समाज को क्रूर विनाश के लिए तैयार करती हैं। उसमें सदा विध्वंस की आकांक्षा बनी रहती है। वह अपनी गर्जन तर्जन से धरती में छिपे सुप्त अंकुरों को प्रस्फुटित होने का संबल प्रदान करती है। सातवां प्रश्न, हर प्रकार से सुरक्षित और संपन्न होते हुए भी शोषक वर्ग विप्लव की संभावना से भयभीत क्यों है? उत्तर, शोषक वर्ग हर प्रकार से सुरक्षित और संपन्न है, फिर भी वह विनाश और क्रांति होने की संभावना के कारण भयभीत हैं। उसे पता है कि उसने शोषण और दमन द्वारा गरीबों का खून चूसा है। अतः जब गरीब मजदूर किसान क्रांति करेंगे तो उसकी जान पर बन आएगी, उसकी सुख संपत्ति को जबरदस्ती लूट लिया जाएगा, उसकी ऊंची अट्टालिका गिरा दी जाएगी। आठवां प्रश्न, विप्लव के बादल की घोर गर्जना का धनी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अथवा विप्लव के बादल की घोर गर्जना का धनी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्यों? बादल राग कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, विप्लव के बादल की घोर गर्जना सुनकर धनी वर्ग मृत्यु, विनाश और लूटने के भय से कांप रहा है। वह अपनी सुंदर स्त्री के अंग से लिपटा हुआ भी डर रहा है। नौवां प्रश्न है, सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी कैसे क्या तात्पर्य है? प्रतीक को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सुप्त अंकुर का अर्थ है निम्न वर्ग के लोग जिन्हें फलने फूलने और उन्नत होने का अवसर नहीं मिला। वे शोषणपूर्ण समाज रूपी पृथ्वी की छाती में अब तक दबे पड़े हैं। कवि का आशय है कि यदि क्रांति घटित हो जाए और सर्वत्र समानता आ जाए तो उन दबे हुए लोगों को भी अवश्य बढ़ने का अवसर मिलेगा। 10 नंबर प्रश्न है, चूस लिया है उसका सार द्वारा कवि क्या व्यंजित करना चाहता है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्ति द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि शोषकों ने गरीब किसान मजदूरों का खूब शोषण किया है। उन्होंने दलितों की जीवनी शक्ति को मानो चूस लिया है। 11 नंबर प्रश्न, बादल राग कविता में निराला की सहानुभूति समाज के कौन से वर्ग के साथ है? उत्तर, बादल राग कविता में निराला की सहानुभूति समाज के दलित, शोषित तथा कृषक वर्ग के साथ है। इसका कारण यह है कि यह वर्ग ही विप्लव के बादल का आह्वान सबसे अधिक करता है, क्योंकि विप्लव अथवा क्रांति के द्वारा इस वर्ग को ऊंचा उठने का अवसर मिलता है। इसी से इस वर्ग के उत्थान की आशा बंधती है तथा इस वर्ग के गरीब किसान मजदूरों का शोषण समाप्त हो सकता है। 12 नंबर प्रश्न है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। निराला की कविता बादल राग की इस पंक्ति में अट्टालिका को आतंक भवन क्यों कहा गया है? उत्तर,
अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। निराला की कविता बादल राग की इस पंक्ति में अट्टालिका को आतंक भवन इसलिए कहा गया है क्योंकि धनी वर्ग जो इन ऊंचे भवनों में रहता है वो हमेशा क्रांति के भय से कांपता रहता है। यदि सही अर्थों में अट्टालिका अट्टालिका बनी रहती तो शोषक वर्ग हर तरह से इसमें सुख सुविधाओं को भोगता हुआ प्रसन्न रहता, लेकिन वह अपने इस सुरक्षित और संपन्न भवनों में रहता हुआ भी विनाश तथा क्रांति की संभावना से भयभीत रहता है, क्योंकि यह वर्ग जानता है कि उसने शोषण तथा दमन से शोषितों का खून चूसा है। उसे भय है कि जब शोषित वर्ग क्रांति का रास्ता अपनाएगा तो उसका ऐश्वर्य तथा सुख बलपूर्वक लूट लिया जाएगा और उसकी अट्टालिका तत्काल गिरा दी जाएगी। इस कारण यहाँ अट्टालिका को अट्टालिका न कहकर आतंक भवन कहा गया है। 13 नंबर प्रश्न है, विप्लवी बादल से संपन्न और विपन्न वर्ग पर क्या भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं होती है? बादल राग कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, विप्लवी बादलों से संपन्न और विपन्न वर्ग पर अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। संपन्न वर्ग क्रांति से भयभीत होता है, उसे अपनी धन संपत्ति लूटने का भय सताता है। विपन्न वर्ग बहुत प्रसन्न होता है, क्रांति होने से उन्हें हर प्रकार से लाभ मिलने की संभावना होती है, उन्हें अपने उत्थान और विकास का अवसर मिलता है। 14 नंबर प्रश्न है, विप्लव के बादल का आह्वान समाज का कौन सा वर्ग सबसे अधिक करता है और क्यों? उत्तर, विप्लव के बादल का आह्वान समाज का किसान और दलित वर्ग सबसे अधिक करता है, क्योंकि क्रांति और विप्लव घटित होने से उसी वर्ग के उत्थान का रास्ता खुल सकता है, उनका शोषण रुक सकता है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित के काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। ख का, छत विछत हत अचल शरीर। उत्तर क का, भाषा की समाहार शक्ति दर्शनीय है, 2 शब्दों में पूरी अर्थ व्यंजना कर दी गई है। दूसरा, रुद्ध कोश का प्रयोग धनियों की अचल धन संपत्ति के लिए हुआ है, यह एक सशक्त प्रतीक संयोग है। और तीसरा, क्षुब्ध तोष धनियों के असंतुष्ट जीवन के लिए प्रतीक बनकर आया है, यहाँ तोष को क्षुब्ध दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। ख का है, संस्कृत के छोटे छोटे शब्दों का प्रवाहपूर्ण वर्णन हुआ है। दूसरा, संगीतमय शब्द योजना। तीसरा, छत बिछत हत में अनुप्रास अलंकार। और चौथा, अचल धनियों का प्रतीक है। और 16 नंबर प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। उत्तर, पहला, पंख शोषित वर्ग का प्रतीक है, प्रतीक के कारण अर्थ में गहराई आ गई है। दूसरा, जल विप्लव प्लावन में रूपक अलंकार है, जल प्लावन पर विप्लव का आरोप किया गया है। तीसरा, शब्द छोटे छोटे और कसे हुए हैं, इस पंक्ति में सुक्ति जैसा कसाव है। चौथा, पंख पर ही होता है में अनुप्रास अलंकार है। ख का, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। उत्तर, पौधे का मानवीकरण किया गया है, इससे काव्य में सजीवता आ गई है। दूसरा, छोटे पौधे निम्न वर्ग के प्रतीक हैं, प्रतीक प्रयोग के कारण अर्थ में गहराई का समावेश हुआ है। तीसरा, छोटे पौधे के लिए लघुभार विशेषण सटीक है, शोषित वर्ग की लघुता को दर्शाने के लिए यह एक सुंदर प्रयोग है। चौथा, हंसते हैं छोटे पौधे में ए ध्वनि की आवृत्ति के कारण स्वर मैत्री का सौंदर्य है। पांचवा, भाषा प्रवाहपूर्ण एवं लाक्षणिक है। ग का, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। उत्तर, पहला, शैशव नामक अवस्था का मानवीकरण किया गया है। दूसरा, शैशव यहाँ निम्न वर्ग का प्रतीक है। तीसरा, रोग शोक में ओ स्वर की आवृत्ति हुई है, स्वर मैत्री। और चौथा, सुकुमार शरीर में अनुप्रास अलंकार। और 17 नंबर प्रश्न है, बादल राग शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। उत्तर, बादल राग क्रांति की आवाज का प्रतीक है, यह कविता जन क्रांति की प्रेरणा देती है। कवि के अनुसार बादल अर्थात क्रांति घटित होने से छोटे पौधे अर्थात सामान्य जन को विकसित होने का अवसर मिलता है, इसलिए कवि बादलों को धारासार बरसने का आह्वान करता है। यह शीर्षक मूल उद्देश्य के निकट है, इसलिए यह सार्थक शीर्षक है। 18 नंबर प्रश्न है, बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, बादल राग में बादलों को ए विप्लव के वीर कहा गया है। बादल ही धारासार वर्षा और घनघोर बिजली गिराकर
क्रांति करते हैं और उथल-पुथल मचा देते हैं। उन्हीं के कारण छोटे पौधे और घास को उगने और बढ़ने का अवसर मिलता है। सुविधाभोगी लोगों को संपन्न बनाने के बजाय सामान्य जन को आगे बढ़ाने का विचार क्रांतिकारी है, इसलिए यह संबोधन उचित है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।